हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर शिशिर आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 को केमिस्ट्री को और साथ में कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 4। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्नों को आपके सामने हल किया था। आज वहीं से हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत ही यूजफुल वीडियो आपको मिलेगी। फिजिक्स की क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चैप्टर वाइज सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं, सभी क्लासेस की 9 से लेकर 12 तक की। और केमिस्ट्री यहां पर कंटिन्यू है। क्लास 11 और 12 की केमिस्ट्री लगातार यहां पर आगे की ओर बढ़ रही है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में मटेरियल बहुत कम है यूट्यूब पे। तो जो नीडी स्टूडेंट हैं वहां तक इसकी अप्रोच होनी चाहिए। मैं तो ऐसा चाहता हूं। बाकी अब जितना अधिक हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स देंगे, मैं भी उतनी एनर्जी से आपके लिए क्या करूंगा, वीडियो तैयार करूंगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम अपना अगला प्रश्न। इसके अनुसार 2a प्लस बी से हमारा बन रहा है a प्लस 2d, a प्लस डी, ये सॉरी 2a प्लस बी से बन रहा है c प्लस डी। अभिक्रिया की बल गति अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। अभिक्रिया के लिए वेग नियम तथा वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो वेग नियम यानी कि जिसे हम वेग समीकरण कहते हैं, हमें वो ज्ञात करना है। तो एक तो हमें वेग समीकरण यानी कि r बराबर k, और इसमें a दिया है तो a की पावर मान लेते हैं x है और b की पावर क्या ले लेते हैं y। एक तो हमें ये नियम लिख करके बताना है क्या होगा। सेकंड हमारे को क्या रहा है कि वेग स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट k की वैल्यू को भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। डाटा जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। ये है फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट है, इसमें दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमें डाटा दिया हुआ है। ये है हमारे पास a की सांद्रता, b की सांद्रता, ये a की सांद्रता है और इधर लिखी है b की। और तीसरा हमारे को जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे को डी विचलन, यानी कि सीधे इन्होंने r की वैल्यू आपको दे दी है, या आप जैसे r0 कह सकते हो, यहां r0 ले लीजिए तो r0 दे रखा है। अब ये क्या क्या मात्रक है, इसके मात्रक है मोल पर लीटर, ये भी है मोल पर लीटर, ये है मोल पर लीटर पर मिनट। ध्यान रखिएगा, इन मात्रकों का ध्यान जरूर रखिएगा प्यारे बच्चों। अब क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट में जो वैल्यू दी है, जो फर्स्ट में हमें वैल्यू दी है वो है 0.1, इसको नीचे से लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 0.1 0.3 0.3 0.4, सेकेंड हमें दिया है 0.1 0.2 0.4 एंड लास्ट दिया है 0.1। थर्ड में दिया है 6.0 10 टू द पावर -3, 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। सेकेंड में दिया है 7.2 10 टू द पावर -2, 7.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। थर्ड में दिया है 2.88 2.88 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1। और फोर्थ में दिया 2.40 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। ये हमें आंकड़े दिए रखे हैं, हमें ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपको x तथा y इन दोनों के मान आपको क्या करने प्यारे बच्चों, ज्ञात करना है। इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने। तो किस प्रकार से करेंगे ये देखिए, जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था ठीक वैसे ये प्रश्न होना है। आपको समीकरणें बनानी है, समीकरणों की हेल्प से x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। जब ये मान आपको ज्ञात हो जाएंगे तो आप k की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला आंकड़ा लेते हैं फर्स्ट, इससे इस समीकरण में मान रखते हैं r0 की जगह है ये, यानी कि ये आ गया 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 बराबर कांस्टेंट k का मान k ही आएगा। a की वैल्यू कितनी है, ये है 0.1, इसकी पावर x, और b की वैल्यू कितनी है 0.1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी पावर आ गई y। ये आ गया समीकरण 1। इसी प्रकार सेकंड डाटा हम यूज करें ये वाला, तो ये है 7.2 10 टू द पावर -2 बराबर k, ये आ गया 0.3 इसकी पावर x, और सेकंड में आएगा 0.2
0.2, इसकी पावर क्या आ जाएगी y, ये होगी समीकरण 2। ऐसे थर्ड डाटा यूज करें तो हमारे पास आएगा ये वाला 2.88 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1 बराबर k। ये हमारे पास क्या है a, तो a की वैल्यू है 0.3, इसकी पावर x हो जाएगी, y की वैल्यू 0.4, इसकी पावर होगी y, ये होगी समीकरण 3। ऐसी फोर्थ डाटा यदि यूज करें तो क्या आ जाएगा 2.40 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 बराबर k। ये आएगा 0.4 की पावर x, दूसरा आएगा 0.1 की पावर y, और ये होगी समीकरण 4। आपको x का, y का और k, तीन चीजों के मान आपको ज्ञात करने हैं यहां से। तो बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले वो समीकरण ढूंढिए जिनमें x और y के मान आसानी से निकल सकते हैं। तो देखिए किसी भी समीकरण को, एक समीकरण को दूसरे से भाग देंगे तो k तो स्वतः ही कट जाएगा। ऐसे समीकरण देखते हैं जहां पे x और y में से पूरा एक पद कट जाए। तो यहां 0.1 है, यहां पर अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग। अब y वाले में देखें यहां 0.1 है, क्योंकि 0.1 यहां तो नीचे कहीं नहीं है। y के वाला देखें, ये वाला 0.1 यहां है, 0.2, 0.4, ये देखिए 0.1 है। तो इस समीकरण में इसका भाग दे दूं तो ये 0.1 से 0.1 कट जाएगा, k से k कट जाएगा, केवल x अचर रह जाएगा, उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 4 का क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में भाग दे दिया समीकरण 4 का, ऐसे कर रहे हैं। तो क्या आ गया समीकरण 1, 6.0 10 टू द पावर -3, 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2.40 10 टू द पावर -2, 2.40 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 बराबर, यह जगह k 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y, k 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y डिवाइडेड बाय k 0.4 की पावर x, k 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। तो अब देखिए क्या क्या चीजें कटेंगी इसमें। आप ये काटेंगे तो देखिए इस वाले पद से ये वाला पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब ये कटेगा तो क्या होगा, जब ये कटेगा तो शेष क्या रह जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए यहां घात है 10 की घात -3 या 10 की घात -2, इसे भी थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। तो इसको 10 की घात -3 बनाएंगे, डेसिमल इधर ले जाएंगे, तो ये आ गया 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, नीचे आ गया डेसिमल इधर ले गए तो 24.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। इधर देखिए k से k भी कट गया, तो वहां आ जाएगा 0.1 बटे 0.4, और इस पूरे की पावर क्या आ गई x। यहां पर कट गया, इससे ये कट गया, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 4 आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू, यहां से ये कट गया तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 1/4 की पावर x। यहां 1/4 की पावर और कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। तो इसका इन दोनों की तुलना करेंगे, दोनों तरफ आधार एक जैसे हैं, यहां भी 1/4, यहां पर भी 1/4, तो घाते बराबर होगी, बीच में बराबर का निशान है, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 1। तो हमें पहली मान पता चल गया कि x का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब हम y का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे समीकरण देखेंगे जिसमें y कट जाए। तो देखिए 2 और 3 समीकरणों में आप देखिए x सेम है, तो x से x कटेगा, y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 3 करें। समीकरण 2 7.2 गुणा 10 की घात -2 लिखते हैं, 7.2 गुणा 10 की घात -2 बटे 2.88 गुणा 10 की घात -1, 2.88 गुणा 10 की घात -1 इज इक्वल टू, समीकरण 2 में है k 0.3 की पावर x, 0.2 की पावर y, k 0.3 की पावर x, 0.2 की पावर y अपॉन, ये तो हमने लिख लिया, k 0.3 की पावर x, 0.2 की पावर y। नीचे है k 0.3 की पावर x, 0.4 की पावर y, k 0.3 की पावर x, 0.4 की पावर y। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए k से k कट गया,
इस पूरे पद से ये पूरा पद कट गया, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी हम पहले की तरह डेसिमल को इधर लाएंगे तो ये 10 की घात -1 का 10 की घात -2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, क्या आ गया 7.2 गुणा 10 की घात -2, नीचे डेसिमल को इधर ले गया तो 28.8 मल्टीप्लाई 10⁻² बराबर, ये कट गया, ये क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे 0.2 बटे 0.4। अब पूरे की घात क्या आ जाएगा, y। तो यहां डेसिमल से डेसिमल कट गया, 2 से काटेंगे 2, तो ये 1/2 आ गया। इधर देखें क्या आ रहा है, 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कट गया, इससे भाग देंगे तो ये 4 बार पूरा पूरा कट रहा है। देखिए 7 चौको 28 और 2 चौको 8, यानी कि 4 बार। तो इस समीकरण को लिख सकते हैं 1/4 बराबर 1/2 की पावर y, ऐसे लिख सकते हैं। और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को नीचे लिख लेते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर बराबर बाही तरफ भी है 1/2 की घात y। देखिए दोनों तरफ आधार एक जैसे होंगे तभी घातें आपस में बराबर होंगी। तो यहां से पता चला कि y का मान किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो हमें x का मान भी पता चल गया, x का मान 1 है, और y का मान भी पता चल गया, y का मान 2 है। अब हमें क्या करना है, हमें समीकरण तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन पहले k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोई सी भी समीकरण एक में मान रख लेते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो k का मान निकालना है, लिखते हैं समीकरण 1 में x, y के मान रखने पर, तो मान रखें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 6.0 10⁻³ 6.0 10⁻³ बराबर k का मान तो मुझे ज्ञात करना है 0.1 की पावर x, तो यह आ जाएगा 0.1 की पावर x का मान कितना था, 1। दूसरा है 0.1 की पावर y, तो 0.1 की पावर क्या आ जाएगा, y का मान कितना है, 2। तो हमें k का मान निकालना है, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं k = ये पूरा पद इसके नीचे चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6.0 10⁻³ ये एज इट इज लिख लिया, अपॉन ये आ जाएगा 0.1 की पावर 1 है तो 0.1 आ जाएगा, और 0.1 की पावर 2 है तो इसका अर्थ है 0.01 आ जाएगा। 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, डेसिमल हटाया मल्टीप्लाई 10, यहां डेसिमल हटाया तो मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा k = यह आ जाएगा 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये है, और ये देखें 0, ये 1 2 3 0 है तो मल्टीप्लाई 10⁻+3, तो -3 से +3 कट गया, तो सीधा है k की वैल्यू कितनी आएगी 6.0, ये आ गई। अब इसका मात्रक और कैलकुलेट करना है, तो देखिए k का जो मात्रक हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, k बराबर हमारा होता है, यहां पर लिख लेते हैं, k बराबर हमारा होता है, यहां से देखिए ये होता है R0 बटे, ये भी जो हमारी सांद्रताएं हैं, ये सांद्रताओं का, अब देखिए a की पावर x, x का मान 1 है, b की घात y, y का मान कितना है 2, तो सांद्रता 1 + 2 यानी कि 3, यानी कि कुल सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी 3। तो k का मात्रक निकालना है, k = r का मात्रक हम जानते हैं, ये हमारा तो मोल पर लीटर, या ऐसे लिख सकते हैं पर लीटर को लीटर की घात -1, और देखिए यहां पर हमारा लिखा हुआ है मिनट, तो यानी कि मिनट की पावर भी -1, ये आ गया, बटे नीचे सांद्रता का मात्रक आप जानते हैं, ये होता है मोल पर लीटर, तो मोल की पावर 3 और लीटर की पावर 3, ये माइनस में आएगी, मोल पर लीटर है तो -3 आ जाएगी। तो अब इसे सॉल्व करना है, ये देखिए नीचे ऊपर मोल है, नीचे मोल की पावर 3 है, तो k बराबर आ जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी तो मोल की पावर -2, पहला काम। दूसरा ये लीटर की पावर -3 है, ये लीटर की पावर -3 है, ये ऊपर जाके +3 हो जाएगी, और -1 यानी कि लीटर की पावर हमारी आ जाएगी +2, और साथ में पर मिनट यानी कि MIN की पावर -1, ये इसका मात्रक होगा। तो लिखेंगे ये हमारा आ जाएगा मोल -2, ये आ जाएगा लीटर +2 और पर मिनट -1। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये k की वैल्यू निकल जाएगी, k की वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू आप सीधे लिख सकते हैं R0 = k, a की पावर x की वैल्यू कितनी है 1, और b की वैल्यू क्या है y, y की वैल्यू कितनी है 2, ये हम क्या देख सकते हैं
वेग के समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप चाहें तो वैल्यूज रख करके भी मान रख सकते हैं, के का मान आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों में इसे हल करेंगे। पिछले क्वेश्चंस की तरह यह भी सेम वैसी इक्वेशन बना करके आपको इसको सॉल्व करना है। एक ही मेथड रिपीट हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.12 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति शून्य कोटि की है। निम्न तालिका में रिक्त स्थान भरिए। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इन्होंने कहा जो अभिक्रिया का दर होगी यानी कि आर नॉट इज इक्वल टू के, हम लिखते हैं ए और इस प्रकार लिखते हैं बी। तो अब इसने क्या कहा है प्रश्न में कि ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति शून्य कोटि की है, यानी कि ए के प्रति प्रथम यानी कि ये आ गया 1 और बी के प्रति शून्य यानी कि यहां पर क्या है 0, इस कोटि की है। तो निम्न तालिका में रिक्त स्थान भरिए। तो प्रयोग संख्या सबसे पहले यहां पर लिख लिया हमने प्रयोग, यहां पर हमें को दे दिया ए की सांद्रता है जो कि मोल पर लीटर में है, यहां बी की सांद्रता है जो कि हमारे को मोल पर लीटर में है, और तीसरा हमें दे दिया प्रारंभिक वेग यानी कि आर नॉट, और इसका मात्रक दे दिया मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। ये हमें वैल्यूज दे दी। तो रखते हैं मान, ऐसे करके हमने इससे टेबल बना ली। पहले है प्रयोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यह है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारे को दे दिया 0.1 0.4 0.1 डैश 0.4 डैश। अगले में 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0.2 0.4 0.2 ये हमें दे दिया। अगला है 2.0 10 टू द पावर -2 2.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। अगला है 4.0 10 टू द पावर -2 4.0 10 टू द पावर -2। फिर है 2.0 10 टू द पावर -2, तीसरे में डैश है, और यह है 2.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। तो ये हमारे को क्या दे दिया इन्होंने, ये डाटा दे दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, तालिका में जो ब्लैंक हैं उनको ज्ञात करना है, यानी कि इनके मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही समीकरण बना लेते हैं, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट डाटा का इस्तेमाल करेंगे। तो समीकरण हमारी यही रहेगी। आर नॉट की वैल्यू ये दी है 2.0 10 टू द पावर -2, तो 2.0 10 टू द पावर -2 बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट के ए। अब ए का मान कितना है 0.1, और इसकी पावर कितनी है 1, और बी कितना है 0.1, इसकी पावर कितनी है 0। ये हमारी समीकरण 1। उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंटल डाटा का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान हमारे को दिया नहीं है तो इसको मान लेते हैं, ये हमारा है A1, इसको A1 मान लिया मैंने। तो क्या आ जाएगा, समीकरण लिखते हैं इसकी वैल्यूज 4.0 10 टू द पावर -2 बराबर के, ये आ गया A1 की पावर 1, और यह है 0.2 की पावर क्या आ गई 0 आ गई। ये होगी समीकरण 2। तीसरे में देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड डाटा 0, ये यहां पर तो डैश है, तो डैश है तो इसको मैं मान लेता हूं आर नॉट डैश, ये मान लेते हैं। तो इसको मैंने आर नॉट डैश मान लिया, तो यहां लिखते हैं आर नॉट डैश बराबर के, क्या आ जाएगा, A1 का मान है 0.4, इसकी पावर 1, और दूसरा है 0.4, इसकी पावर क्या है 0। ये आ गया समीकरण 3। फोर्थ डाटा यूज करेंगे, फोर्थ एक्सपेरिमेंट का। इसमें है ये आर की वैल्यू 2.0 10 टू द पावर -2 बराबर के। इसको ये हमने A1 माना है तो मान लेते हैं ये A2 है, ये A2 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A2 की पावर 1, और ये आएगा 0.2 की पावर 0। देखा जाए तो इसमें इस पद की कोई वैल्यू नहीं थी, कारण क्यों, क्योंकि इन सब की घात क्या है 0, तो इन सब की वैल्यू तो आनी है 1, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सबसे पहले हम समीकरण 1 हमें पता है, मान लेते हैं हमें A1 का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो समीकरण 1 तथा 2 पे ध्यान दीजिए आप। यदि भाग दें एक का दूसरे में तो K से K कट जाएगा, केवल
A1 ही अननोन है, बाकी सब चीजें हमें ज्ञात है। तो बस यही हम करते हैं। हमने क्या करा, यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, ये करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 2.0 10 टू द पावर माइनस 2, 2.0 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4.0 10 टू द पावर माइनस 2 बराबर, इसके लेफ्ट साइड देखिए k 0.1 की पावर 1, k 0.1 की पावर 1। और हमने कहा इस आंकड़े को आपको लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है 0, 0 की वैल्यू क्या होगी 1। चाहे तो लिख लीजिए। चलिए आप कहोगे कि सर आपने ऐसा क्यों करा। अगला देखें, ये हमारा आ गया k a1 की पावर 1, a1 की पावर 1, और ये दूसरा हमारा आएगा 0.2 की पावर 0। तो हमने कहा ये तो 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं थी। इससे ये कट गया, इससे काटेंगे ये 2 बार कट गया, तो क्या आ गया, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू k से k कट गया, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 0.1 अपॉन a1, इसके बराबर आएगा, क्योंकि दोनों की पावर क्या है 1 1 थी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या आ गया, a1 बराबर 2 की यहां गुणा होंगे तो 0.2 हमारा निकल जाएगा, और क्योंकि सांद्रता है तो ये हमारा होगा मोल पर लीटर में आ जाएगी। तो a1 का मान ऐसे निकाल लेंगे। अब ऐसे ही हम a2 का मान भी निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, a2 का मान समीकरण 1 में समीकरण 4 का भाग दे दीजिए। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 में भाग दे दिया समीकरण 4 का, बिल्कुल जैसे ऊपर वाला करा है। अब समीकरण 1 तो वही आ जाएगा जैसे वहां पर था, 2.0 10 टू द पावर माइनस 2 बटे 4 में कितना है 2.0 10 टू द पावर माइनस 2, 2.0 10 टू द पावर माइनस 2 बराबर, यह आ गया k 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 0 अपॉन, ये तो समीकरण 1 के मान रख लिए वहां। समीकरण 4 में लिखेंगे k a2 की पावर 1, 0.2 की पावर 2, k a2 की पावर 1 और 0.2 की पावर 0। तो हमने पहले की तरह बता रहे हैं, ये दोनों की पावर 0 है, तो ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। k से k कट गया, इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.1 बटे a2। तो यहां से सीधे इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो a2 बराबर आ गया 0.1 मोल पर लीटर, ये a2 की वैल्यू आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, R0 की वैल्यू पता है, ये भी पता है, तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे दीजिए, क्योंकि अब आपको a2 का मान भी पता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, या किसी में भी दे देते तो भी निकल जाता आपका। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 डिवाइडेड बाय समीकरण 4। समीकरण 3 कितना है, R0 डैश बटे समीकरण 4 का मान है 2.0 गुणा 10 की घात माइनस 2, 2.0 गुणा 10 की घात माइनस 2 बराबर, समीकरण 3 में दायां पक्ष k 0.4 की पावर 1, k 0.4 की पावर 1, और दूसरा हमारे पास है 0.4 की पावर 0, 0.4 की पावर 0 अपॉन, नीचे आ गया k a2 की, अब a2 का मान आप रख सकते हैं, ये आ गया k a2 का मान हमने कितना निकाला 0.1 की पावर 1, और नीचे आ गया 0.2 की पावर 0, 0.2 की पावर 0। तो हमने कहा इनकी पावर्स तो क्या है 0 है, ये तो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आ गया, k से k कट गया। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, R0 डैश इज इक्वल टू, इसकी उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2.0 10 टू द पावर माइनस 2, और यहां पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये है 0.4 बटे 0.1, इसकी पावर है 1, तो बस डेसिमल से डेसिमल हटाना है। तो क्या आ गया R0 डैश इज इक्वल टू 2.0 10 टू द पावर माइनस 2, और ये 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 ही आएगा, तो ये आ गया 4 दूनी 8.0 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये क्या हो गया R0 डैश का मान आ गया, और मात्रक इसका यहां पर हमारे पास है मोल पर लीटर पर मिनट के बराबर ये होगा। तो इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों हल कर सकते हैं। यदि आप पिछले लगातार, ये तीसरा प्रश्न है जो कि इक्वेशन बेस्ड है, जहां पर आपको समीकरण बना करके प्रश्नों को हल करना है। पहला समझ में आ गया तो आसानी से दूसरा तीसरा कर सकते हो, पहला वाला समझ में नहीं आया
तो दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, दूसरा समझ नहीं आए तो तीसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक भी समझ में आ गया तो आप बाकी सारे आसानी से कर पाएंगे। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.13, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना कीजिए। ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो अर्धायु का जो सूत्र होता है, वो अर्धायु का सूत्र होता है T1/2। अब इसने क्या कहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना करनी है। तो हम जानते हैं प्रथम कोटि यदि हो तो हमारा फार्मूला होता है T1/2 बराबर होता है 0.693 अपॉन K के बराबर होता है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसने कहा कि वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना करनी है। नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक हमारे को यहां पर क्या कर रखा है, दे रखा है इन्होंने। तो फर्स्ट में दिया है 200 सेकंड, तो फर्स्ट हम लिखेंगे K की वैल्यू हमें दे दी 200 पर सेकंड, तो यहां से निकल जाएगा T1/2 बराबर 0.693 अपॉन 200 सेकंड का यदि भाग दे देंगे तो हमारे जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग आएगी 3.465 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये सेकंड में ही आएगी, क्योंकि ये सेकंड में है तो ये आंसर भी सेकंड में होगा। पहली बात, सेकंड है 2 मिनट, यहीं पे लिख लेते हैं। यदि दूसरे में हमें को दे दिया सेकंड में, K की वैल्यू दे दी 2 मिनट, तो फिर से इस वाले फार्मूले में मान रखना। फार्मूला प्यारे बच्चों ये वाला है हमारा, तो क्या आ जाएगा T1/2 इजिकल टू 0.693 अपॉन 2 से भाग दे देंगे तो आप समझ सकते हैं सीधे मान क्या आ जाएगा 3.465 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और क्या आ जाएगा, ये मिनट में था तो ये भी मिनट में आ जाएगा। K का मान मिनट में है, ये पर मिनट है, तो ये भी मिनट में आएगा। थर्ड में इन्होंने दिया है 4 साल, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, थर्ड भी हमारा है। तो T पहले K की वैल्यू दे दें, K इजिकल टू 4 ईयर्स, 4 साल ही दिया है, हाँ 4 ईयर्स ही दिया है। तो T1/2 बराबर क्या आएगा 0.693 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.7325 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और नीचे क्या आ जाएगा ईयर्स। तो इस प्रकार से हम 4.13 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सीधे एक बेसिक फार्मूला लगना है, T1/2 बराबर 0.693 अपॉन K। K की वैल्यू आपको तीनों में अलग अलग दी है, पहले में सेकंड में दी है, दूसरे में आपको मिनट में दी है, तीसरा ईयर्स में दी है। तो T1/2 यानी कि अर्धायु की जो वैल्यू होगी वो भी उसी पदों में आएगी, सेकंड में, मिनट में और ईयर्स में। मेन बात इसमें ये थी। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न है 4.14। प्रश्न 4.14 इसमें देखते हैं, ये कहते हैं कार्बन 14 के रेडियोएक्टिव क्षय की अर्धायु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। पहले तो समझिए होता क्या, अर्धायु क्या होता है कि किसी भी पदार्थ, कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ जितने समय पे अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए उसे उसकी अर्धायु कहते हैं। मान लो हमारे पास कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ 50 ग्राम है और अगले 10 सालों में उसकी मात्रा घट करके 25 ग्राम रह जाती है, तो 10 साल उसकी क्या होगी, अर्धायु कहलाएगी। पहली बात। अब समझिए ये कार्बन 14 का क्या चक्कर है। कार्बन 14 क्या होता है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है। हम जानते हैं कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 6C12 तथा 6C14। तो 6C12 तो नॉर्मल है, 6C14 एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है। जब कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु यदि जीवित अवस्था में है तो उसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा रहती है फिक्स, नियत। और जैसे ही किसी जीवित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा अब परिवर्तित नहीं होगी। अब कार्बन 14 की मात्रा क्या होगी, रेडियोएक्टिव होने के कारण उसका क्षय होता चले जाएगा। तो कुछ सालों बाद उसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा को ज्ञात करके, जैसे इसने यहां पर कही है 80% है, तो ये ज्ञात करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इस वस्तु की या व्यक्ति की मृत्यु कब हुई। जैसे यहां इसने लकड़ी की बात करी है, तो जब वो पेड़ जीवित रहा होगा तो उसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा क्या रही होगी, पूरी रही होगी 100%। और जैसे ही वो पेड़ जिस दिन वो मृत हुआ होगा
तब से कार्बन 14 का जो रिडक्टिव पदार्थ है उसके अंदर से क्या होना शुरू हो गया होगा, क्षय होना शुरू हो गया होगा। तो अब देखेंगे कितने सालों बाद उसका 80% शेष रहता है, ये इसकी थ्योरी है। तो कैसे करना है इसको प्यारे बच्चों, ये समझिए। सबसे पहले इसने अर्धायु दे रखी है कार्बन 14 की, ये 5730, तो हमें दे दिया T 1/2 बराबर 5730 वर्ष, पहली बात। दूसरा दिया है पुरातत्व लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% है, तो लिखते हैं प्रारंभिक मात्रा बराबर ले लेते हैं R1 और या R0 ले लीजिए, और बाद में लिख लेते हैं यानी कि समय वाट T समय बाद मात्रा क्या रह जाएगी, जिसको हम R1 से प्रतिशत करेंगे, ये 80% है R0 का, या R0 का 80% ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, R1 बराबर हो जाएगा 80/100 मल्टीप्लाई R0, तो काटेंगे 20 चौको 80, 20 पंजे 100, यानी कि आ गया 4/5 R0। तो R1 का मान कितना आ गया, 4/5 R0 के बराबर आ गया। अब हमें समय t की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, हम सीधे समीकरण जानते हैं, यहां पर लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो कांस्टेंट k बराबर होता है 2.303 अपॉन ये होता है T2 माइनस T1, और यहां पर आता है लॉग, यहां पर आ जाएगा R0 R0 बटे आता है R1 लिख लीजिए। और यदि आप इसको 1 और 2 लिखते तो R1 का मान ये मान लीजिए और R2 का मान ये मान लीजिए, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो k बराबर हमारा क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, k की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखिएगा T1 का मान है 0, शुरुआत में उसमें रिडक्टिव पदार्थ की मात्रा 0 रही होगी, मतलब जो कांस्टेंट उसकी वैल्यू है R0 वो रही होगी। और T2 का मान हमें याद करना है, तो T2 को मैं T के बराबर लिख रहा हूं, ये दोनों मान यहां पर रख लेते हैं। इसी प्रकार यहां पर जो समीकरण में यहां R1 R2 लिख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं। तो R1 का मान क्या होगा, R0, जैसे T1 का मान 0, R1 का मान 0 R0, और वैसे T2 का मान T, तो वैसे R2 का मान हमने क्या लिखा था, R1 का मान ये आ गया 4/5 R0 के बराबर हो। ये वैल्यूज यहां पर रखिए। दोबारा से समझा देता हूं प्यारे बच्चों, जब समय t बराबर 0 था तो उस पदार्थ के अंदर रिडक्टिव पदार्थ की कुल मात्रा R0 के बराबर थी, जिसको हमने R1 माना है। t समय पश्चात T2 जो t समय के बाद है, जो R2 की जो मात्रा है उसके अंदर पदार्थ की जो मात्रा है वो प्रारंभिक मात्रा का 80% है, यानी कि 4/5 R0 के बराबर है। तो ये दोनों मान इस समीकरण में रखने हैं, तो मान रखते हैं। यह गया 2.303 अपॉन T2 का मान किसके बराबर है, t के बराबर है, तो यह गया t माइनस 0 लॉग R1 का मान कितना हो गया R0 बटे R2 का मान 4/5 R0, तो R0 से R0 कट गया, तो यह आ गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, और साथ में आ गया log, यह आ गया 5/4। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है, चूंकि यहां पर अभी हमने यहां फार्मूला लिखा था T1/2 बराबर 0.693 अपॉन k, तो ये t का मान इस वाली समीकरण से रख दें, तो हम लिखते हैं पहले, चूंकि T1/2 बराबर हमारा होता है 0.693 अपॉन, तो यहां से k की वैल्यू निकाल लें, k बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन क्या आ जाएगा T1/2। तो k का मान ये रखना है आपने, तो क्या रखेंगे, वैल्यूज रखते हैं, k की वैल्यू यहां रख देते हैं। इस वाली समीकरण को ध्यान दीजिएगा, बस k की वैल्यू ये रख दीजिए, तो k की वैल्यू क्या आएगी 0.693, k की वैल्यू 0.693 बटे T1/2, नीचे T1/2, और ये आएगा 2.303 बटे यहाँ कितना है t, और क्या आ गया log 5/4। अब देखो प्यारे बच्चों में तो t की वैल्यू निकालनी है, तो t को यहां ले गए, तो यह आ जाएगा t बराबर, इसको इधर ले जाइए 2.303 बटे 0.693, T1/2 ऊपर चले गया, मल्टीप्लाई T1/2 और आ गया log 5/4। अब t इज इक्वल टू ये हो गया 2.303 अपॉन 0.693,
t1/2 क्या है, अर्धायु है, अर्धायुओं में दी है 5 7 3 0, 5 7 3 0। इसमें log m/n का फॉर्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा, log 5 माइनस log 4, ये आएगा log 4, log 4। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 19042.1 आ जाएगी। अब log 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। log 5 की वैल्यू का तरीका क्या है, log इसको 10/2 कर दीजिए तो आसानी से निकल जाएगा। क्या लिख लेंगे इसको, log 10/2 माइनस log इसको लिखेंगे 2 की घात 2 तो क्या आ जाएगा 19042.1, ये हो जाएगा log m/n यानी कि log 10 माइनस log 2, और इसको लिख सकते हैं माइनस 2 log 2। तो कुल मिलाकर के क्या गया 19042.1, log 10 का मान होता है 1 माइनस ये है log 2 और ये है log 2, दोनों माइनस में है तो माइनस 3 log 2, और ये आ जाएगा 19042.1, 1.1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई log 2 का मान आपको पता होना चाहिए, यह है 0.3010। इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर जो निकल के आएगा 1847 ईयर्स। तो इतना क्या होगा, समय लगेगा उस रेडियोएक्टिव पदार्थ को अपनी मूल मात्रा से अपने 80% डीके होने के लिए, यानी कि उत्सर्जित होने के लिए। तो प्रश्न आसान है, बस आपको यह पता होना चाहिए करना कैसे है। मेन इसमें जो फार्मूले यूज हो रहे हैं, पहले तो एक तो ये वाला फार्मूला है, इस वाले फार्मूले में बहुत सी जगह इसको हम ऐसे भी लिखते हैं K = 2.303/T log, इसको लिख लेते हैं R0/R, ऐसे भी लिखते हैं इसको। जहां T क्या होता है, समय अंतराल होता है, R0 क्या होती है, प्रारंभिक मात्रा होती है, R क्या होती है, फाइनल मात्रा होती है T समय बाद, और ये वो T समय अंतराल होता है। तो इस K को प्रदर्शित करने के कई सारे तरीके हैं जो हमने आपको चैप्टर में डिटेल में बताए हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।